दोस्तों ये स्टोरी का 57 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। राजवीर ने रूही को उठाना ठीक नहीं समझा। उसने एक ब्लैंकेट लेकर रूही को कवर कर दिया, फिर अपने कमरे में आकर सो गया। वहीं सिवाय बालकनी में खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे आर्या का चेहरा नजर आया। पिछले 5 महीने से सिवाय आर्या से नहीं मिला था, उससे अब रुका नहीं जा रहा था, इसलिए उसने आज रात ही रजावत हाउस जाने की ठान ली थी। सिवाय बालकनी से निकलकर गार्डन में आ गया। जैसे ही गार्डन में पहुंचा, गार्डन में दिव्यांश भी जेब में हाथ डालकर चांद को देख रहा था। जब से दिव्यांश को पता चला था कि उसकी दृष्टि बस उसकी है, तब से दिव्यांश ने ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन उसे तो दृष्टि से प्यार का नशा हो रहा था। सिवाय दिव्यांश के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अगर भाभी की इतनी ही याद आ रही है तो चला क्यों नहीं जाता। दिव्यांश ने कहा, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे वह रजावत हाउस में है, मुझे क्या पता सॉरी उसे लेकर कहाँ गया है। तभी उन दोनों की नजर हर्षवर्धन पर पड़ी। हर्षवर्धन भी बालकनी में ग्रिल पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था। वह भी अपनी ही सोच में गुम था। दिव्यांश ने कहा, यार सिवाय तुझे तो पता होगा चाची कहाँ है। मुझसे चाचू की हालत देखी नहीं जाती तो ढूंढना चाची को। सिवाय ने कहा, मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं, मुझे क्या पता कहाँ गई। चाचू की गलती है, अस्पताल में मेरा हाथ पकड़ कर बैठे रहे और चाची से फोन पर बात भी नहीं की। चाची को बुरा लग गया और वह छोड़कर चली गई। दिव्यांश ने हैरानी से सिवाय को देखा और सिवाय हंस पड़ा। सिवाय ने कहा, हाँ ढूंढ दूंगा। दिव्यांश बोला, यार चाची ठीक तो होंगी ना। सिवाय ने कहा, चाची मजे में है, तू टेंशन मत ले। तू अपनी सोच की सौर्य दृष्टि को लेकर कहाँ गया होगा। दिव्यांश ने हैरानी से सिवाय को देखकर कहा, बता देना यार कहाँ गया है, मैं पूछूंगा नहीं तो क्या मुझे बताएगा नहीं। बता दे यार, मैं जानता हूँ तुझे पता है। सिवाय ने कहा, लेकिन कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म हो जाएगा तो सीधा फ्लाइट की टिकट तेरे हाथ में रख दूंगा। दोनों गार्डन में बात कर रहे थे। दिव्यांश ने कहा, वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है। सिवाय ने कहा, सोच रहा हूँ आज तेरी साली साहिबा से मिल आऊं, लेकिन अजीब सा लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है। दिव्यांश ने हंसते हुए कहा, तेरे मुंह से हिम्मत की बात अच्छी नहीं लगती, तुझ में तो बहुत हिम्मत है, तू तो अच्छे अच्छे की बैंड बजा देता है। सिवाय ने कहा, लेकिन जब दिल की बात आती है तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। शायद मैं अपनी छुई मुई को ऐसे नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए रजावत हाउस जाने के लिए कदम आगे ही नहीं बढ़ते। कहते हुए सिवाय इमोशनल हो गया था। दिव्यांश भी सिवाय की हालत समझ रहा था। दिव्यांश ने सिवाय को समझाते हुए कहा, एक ना एक दिन तो तुझे अपनी छुई मुई से मिलना ही है, तो आज ही चला जा। हो सकता है तुझे देखकर उसके अंदर जान आ जाए और वह कोमा से बाहर आ जाए। 1 घंटे बाद सिवाय रजावत हाउस के बाहर खड़ा था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत सिवाय के अंदर नहीं थी। उसके अंदर आर्या को इस हालत में देखने की हिम्मत नहीं थी। वह पिछले 4 महीने से आर्या से सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह आर्या के ठीक होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आर्या ठीक नहीं हुई। सिवाय खुद को रोकता रहा, लेकिन आज उसका दिल उसकी बात मान नहीं रहा था, इसलिए वह रजावत हाउस के बाहर खड़ा था। सिवाय पहली बार रजावत हाउस के बाहर नहीं खड़ा था, पिछले 4 महीने में कई बार रजावत हाउस के बाहर खड़ा होकर आ गया था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत सिवाय कर ही नहीं पाता था। आज भी शायद सिवाय के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। करीब 1 घंटा खड़ा रहने के बाद वह अपनी गाड़ी की ओर मुड़ गया और तभी पीछे से आवाज आई, कब तक घर के बाहर खड़े होकर चले जाओगे, एक ना एक दिन तो तुम्हें अपनी छुई मुई को देखना ही है, तो आज क्यों नहीं। आवाज सुनकर सिवाय रुक गया। सिवाय ने पलट कर देखा तो वहां वरदान खड़ा था। सिवाय और वरदान दोनों ही आंखों में ही उदासी थी। सिवाय जब जब रजावत हाउस आता था, वरदान उसे बाहर खड़े हुए देखता था, लेकिन वरदान ने कभी सिवाय से बात नहीं की। शायद कहीं ना कहीं वरदान सिवाय की हालत समझता था, जिसके चलते उसने कभी सिवाय को समझाना ठीक नहीं समझा। लेकिन अब वरदान को लगने लगा कि शायद सिवाय के मिल लेने से ही आर्या ठीक हो सकती है, इसीलिए उसने आज सिवाय को रोक लिया। सिवाय वरदान के सामने आया और बोला, पापा हिम्मत ही नहीं होती।
वरदान ने कहा, और कब तक हिम्मत नहीं जुटाओगे? तुम्हें देखकर यकीन नहीं आता कि तुम इतनी सी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तुम्हें तो बहुत हिम्मत है। तुम्हारी वजह से वंशिका मेरे साथ है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी पागल होने से बच गई। तुम्हारी ही वजह से हम एक परिवार हैं। मेरी तारीफ करने से क्या होगा पापा जी? मैं सच कहता हूँ, छुईमुई को इस हालत में देखने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। शिवाय ने उदास होकर कहा। वरदान ने दुनिया देखी थी। वरदान ने शिवाय की आंखों में आर्या के लिए मिलने की तड़प देख ली थी। इसलिए वरदान ने जानबूझकर कहा, ठीक है, तो रात बहुत हो गई है, तुम जा सकते हो। यह सुनते ही शिवाय की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आने को हो गई। शिवाय चाहता था कि वरदान अंदर आने के लिए एक बार और कहे और उसे फोर्सफुली अंदर लेकर आए, लेकिन वरदान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बेताज बादशाह था। वरदान वह अच्छे बुरे की परख इंसान को देखकर ही कर लेता था। शिवाय के दिल में क्या चल रहा था वरदान समझ गया, इसलिए उसने उसे जाने के लिए कह दिया। वरदान ने एक बार फिर कहा, जाओ, रघुवंशी साहब इंतजार कर रहे होंगे। तुम अभी ठीक हुए हो? तुम्हारा इस तरह बिना बॉडीगार्ड के बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है। वरदान ने एक बार हल्का सा मुस्कुराकर शिवाय को देखा और फिर अपने विला के अंदर आने लगा। और तभी शिवाय जल्दी से वरदान के पास जाकर बोला, पापा, वह मैं क्या सोच रहा था, आप सही कह रहे हैं। मुझे एक बार अपनी छुई मुई को देख लेना चाहिए। क्या पता मुझे देखकर ही उसकी बॉडी में हलचल हो जाए। वरदान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने हाँ में गर्दन हिला दी और मन ही मन खुद से कहा, नौटंकी जमाई। शिवाय अंदर चला गया। शिवाय धीरे धीरे आर्या के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। शिवाय के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन आज उसने ठान लिया था वह अपनी छुईमुई को देखकर ही रहेगा। शिवाय हिम्मत करके आर्या के कमरे में आ गया। उसने आर्या को देखा। आर्या पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी, आंखें बंद थी। आर्या का शरीर हल्का सा पीला था। आर्या की खूबसूरती बीमारी में कहीं खो गई थी। शिवाय आर्या के पास बैठ गया। वरदान, जो कि शिवाय को आर्या के कमरे तक छोड़ने आया था, वह कमरे के चौखट पर ही खड़ा होकर चला गया। वहीं शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ लिया। शिवाय ने जैसे ही आर्या की हथेली पर अपना गाल लगाया, उसकी आंखों में से एक आंसू आर्या के बेड पर गिर गया। शायद शिवाय इसीलिए ही नहीं आना चाहता था। उसे डर था कि कहीं वह अपनी आर्या को देखकर रो न दे। और वही हुआ। शिवाय की आंखों ने शिवाय की बात नहीं मानी और उसकी आंखों से बूंद गिरने लगी। उसने कभी भी आर्या को ऐसे नहीं देखा था। शिवाय ने कुछ मिनट में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। शिवाय बहुत देर तक आर्या के पास ऐसे ही बैठा रहा और फिर धीरे से उसके पास ही लेट गया। शिवाय ने आर्या को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे शिवाय की आंख भी लग गई और वह वहीं सो गया। वहीं दूसरी तरफ राजवीर जब सोकर उठा तो उसने घड़ी देखी। सुबह के 9 बज रहे थे। राजवीर ने अपनी अंगड़ाई तोड़ी और फिर वॉशरूम में चला गया। करीब 1 घंटे बाद तैयार होकर कमरे से बाहर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरा घर साफ हो चुका था। राजवीर ने हॉल में नजर घुमाई तो रूही घर के मंदिर को साफ कर रही थी। राजवीर रूही को देखकर हैरान था। रूही ने कल रात की ही साड़ी पहनी हुई थी और उसने सारा घर चमका दिया था। तभी रूही ने मंदिर साफ करके हाथ जोड़े और पलटकर राजवीर को देखा। राजवीर को देखकर रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रूही ने कहा, गुड मॉर्निंग राजवीर। राजवीर ने भी बदले में उसे गुड मॉर्निंग कहा। राजवीर ने पूछा, कितने बजे उठी थी? रूही बोली, 5 बजे। राजवीर ने कहा, और 5 बजे से तुम घर की सफाई कर रही हो? रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। रूही ने एक्साइटेड होकर पूछा, वैसे मैंने अच्छी सफाई की है ना? देखो कितने अच्छे से सब कुछ साफ कर दिया और तुम्हारी हेल्प भी नहीं ली। अब तो मैं घर संभाल सकती हूँ ना? राजवीर ने रूही को देखा। रूही के चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। रूही का चेहरा जहां हमेशा ग्लो करता था, उस चेहरे पर काले और ब्राउन निशान लगे हुए थे जो उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। राजवीर कुछ सेकंड तक रूही को ही देखता रहा। राजवीर का दिल पिघल रहा था। आखिर रूही ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन राजवीर का दिल जीतने के लिए वह घर के सारे काम कर रही थी और उसके चेहरे पर पछतावा बिल्कुल नहीं था।
इनफैक्ट वह तो खुशी खुशी घर के सारे काम कर रही थी। राजवीर ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और बोला, मुझे भूख लग रही है। रूही पहले से ही बहुत थकी हुई थी, फिर भी उसने हंसकर कहा, हाँ बस मैं अभी नहा कर आई, फिर तुम्हारे लिए बढ़िया सी डिश बनाऊंगी। रूही वहां से चली गई। राजवीर रूही को जाते हुए देख रहा था। राजवीर किचन में चला गया और उसने अपने और रूही के लिए नाश्ता बना लिया और डाइनिंग टेबल पर भी लगा दिया और फिर चेयर पर बैठकर रूही का इंतजार करने लगा। वहीं रूही जल्दी से नहाकर बाहर आई। उसने एक सिंपल सी कुर्ती लेगी पहनी हुई और फिर वह जल्दी से मंदिर में गई। उसने दिया जलाया, हाथ जोड़े और फिर से महादेव को मस्का लगाने लगी। थोड़ा मस्का लगाने के बाद ही किचन में गई। रूही कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही राजवीर ने कहा, नाश्ता बना दिया मैंने, आ जाओ खा लो। रूही को भूख तो बहुत लग रही थी। कल वह मेंशन में भी ठीक से खाना खाकर नहीं आई और सुबह भी 5 बजे से काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने भारतीय नारी बनते हुए कहा, अरे राजवीर तुमने क्यों बनाया, मैं बना देती ना। हाँ मतलब मैं अच्छा नहीं बनाती, पर धीरे धीरे बनाना सीख लूंगी। राजवीर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम पिछले 4 घंटे से काम कर रही हो, थक गई होगी, आज मैंने बना दिया, खा लो, कल से तुम बना देना। रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई। राजवीर ने रूही को खाना सर्व किया और रूही खाना खाने लगी। राजवीर रूही को भी देख रहा था। रूही मेंशन में ज्यादा खाना नहीं खाती थी और अपनी डाइट का ध्यान रखती थी, अपने फिगर को मेंटेन रखती थी, लेकिन आज तो रूही किसी जंगली इंसान की तरह खाना खाए जा रही थी। उसने इतना काम कर लिया था कि उसे भूख भी ज्यादा लगी थी। देखते ही देखते रूही आलू के 4 पराठे खा गई। वहीं राजवीर ने मन ही मन कहा, आज यह पूरा दिन सोने वाली है। 4 पराठा खाने के बाद भी शायद उसका पेट भर नहीं रहा था। उसने प्लेट में देखा तो पराठा खत्म हो गया था। राजवीर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए और बना देता हूँ। राजवीर जैसे ही उठकर किचन में जाने लगा, रूही ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, नहीं नहीं रहने दो, मैं इतना नहीं खाती, कोई बात नहीं, वैसे मेरा पेट भर गया। राजवीर ने टोटल 5 पराठे बनाए थे, 3 अपने और 2 रूही के लिए। उनमें से 4 तो रूही खा गई थी। राजवीर ने बस एक ही पराठा खाया था, वह भी उसने जो सबसे पहले अपनी प्लेट में रखा था। रूही की बात सुनकर राजवीर ने मन ही मन कहा, 4 पराठे खाकर बोल रही है मैं इतना नहीं खाती। राजवीर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कहीं जाओगी तो मुझे मैसेज कर देना। रूही ने कहा, नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी तो मुझे घर के बहुत सारे कपड़े धोने हैं और फिर तुम्हारा कमरा भी तो साफ करना है, मुझे कहीं नहीं जाना। राजवीर ने कहा, ठीक है तो मैं चला जाता हूँ। राजवीर जैसे ही गेट की तरफ बढ़ा, रूही ने कहा, लेकिन तुम्हारा लंच, तुमने अपना लंच नहीं बनाया। राजवीर पलटकर रूही को देखने लगा और बोला, नहीं इतना टाइम नहीं था मेरे पास। रूही ने कहा, मैं बना देती हूँ। राजवीर बोला, मैं लेट हो जाऊंगा। रूही ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से कपड़े धोकर लंच लेकर ऑफिस आ जाऊंगी, फिर हम साथ में ऑफिस में से घर आएंगे। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और चला गया। वहीं रूही, जिसने पहले ही 4 पराठे खा लिए थे, उसे आलस आने लगा था, आंखें भी बंद हो रही थी। वहीं राजवीर जब ऑफिस पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। राजवीर समझ गया था कि रूही दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती है, तभी वह इतनी मेहनत कर रही है, वरना रूही जैसी लड़की जिसने अपने घर में चम्मच उठाकर इधर से उधर ना रखी हो, वह पूरे घर की सफाई क्यों करती। राजवीर आज काम करते हुए खुश था, लेकिन उसका दिल उसकी खुशी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसे अब भी कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि रूही कुछ ही दिन तक इस रिश्ते को निभाएगी और फिर डिवोर्स मांग लेगी, और इसीलिए वह इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। राजवीर फिर से अपनी ही उधेड़-बुन में था, लेकिन उसके बावजूद भी राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वहीं वंशिका पूजा करने के बाद पूजा की थाली लेकर आर्या के कमरे में जाने लगी। वंशिका रोज पूजा करने के बाद आर्या के माथे पर चंदन लगाती थी ताकि उसकी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। वंशिका नहीं जानती थी कि कमरे में शिवाय है। वह जैसे ही कमरे में गई, उसने शिवाय को आर्या के पास लेटे हुए देखा। शिवाय अब भी सो रहा था और शायद बहुत सुकून से सो रहा था। शिवाय को देखकर वंशिका की आंखों में पानी आ गया। वंशिका रोना चाहती थी और तभी उसने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। वंशिका ने पलट कर देखा तो वरदान खड़ा था। वरदान ने चुप रहने का इशारा किया और वंशिका को लेकर उस कमरे से बाहर आ गया।
वरदान वंशिका को अपने कमरे में ले आया। वंशिका कमरे में आते ही फूट फूट कर रोने लगी। वरदान वंशिका को संभालते हुए कहा, चुप हो जाओ वंशिका, बहुत जल्द हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। तुमने देखा ना, सिवाय उसे किस हालत में भी खुद से दूर नहीं जाने देगा। तुम्हें हमेशा इस बात की फिक्र सताती थी कि सिवाय और आर्या के रिश्ते का क्या होगा, लेकिन अब तो तुमने आंखों से ही देख लिया ना कि सिवाय आर्या को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। सिवाय ने तो आर्या से तब प्यार किया जब आर्या प्यार का मतलब तक नहीं समझती थी। दिमाग की हालत ठीक नहीं थी हमारी बच्ची की, लेकिन सिवाय ने कभी भी आर्या की बीमारी को आर्या और अपने बीच नहीं आने दिया। आज भी आर्या को लेकर बहुत पजेसिव है। वंशिका, मेरा दिल कहता है कि अब हमारी आर्या जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम देख लेना, जब शौर्य उसके पास नहीं था, जब मैं उसके पास नहीं था, जब तुम उसके पास नहीं थी, तब सिवाय उसके पास था। वंशिका कुछ बोल नहीं रही थी, बस फूट फूट कर रो रही थी। पिछले 4 महीने से वह अपनी बच्ची को ऐसे देख रही थी और आज सिवाय को लेकर उसके दिल में उम्मीद खत्म हो गई थी कि सिवाय अब आर्या को छोड़ देगा। वह उम्मीद फिर से बढ़ गई। उसे भी यकीन हो गया कि सिवाय कभी भी उसकी आर्या को नहीं छोड़ेगा। वरदान वंशिका को संभाल रहा था। पिछले 4 महीने में वंशिका और वरदान की एक जैसी हालत थी। वंशिका तो रो कर अपना दर्द वरदान के सामने निकाल भी लेती थी, लेकिन वरदान का क्या, वह तो किसी के सामने रो भी नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ सिवाय की धीरे धीरे आंख खुलने लगी। सिवाय ने एक नज़र आर्या को देखा और फिर उसके माथे को चूम लिया। सिवाय बेड से खड़ा हो गया। सिवाय कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा, फिर कुछ सोचकर रुक गया। सिवाय वापस आया। उसने आर्या का हाथ पकड़कर फिर से अपने गाल पर लगाकर कहा, ए छुईमुई, तुम्हें 4 महीने हो गए, अब क्या सोती रहोगी? कुंभकर्ण की बहन हो, वैसे तो हो तुम उसकी ही बहन। चलो अब उठ जाओ, घर के बड़े कहते हैं लड़कियों को इतना नहीं सोना चाहिए। चलो उठ जाओ। कहते हुए सिवाय के फेस पर एक स्माइल आ गई। सिवाय रात को जितना दुखी था, सुबह उठकर उतना ही फ्रेश फील कर रहा था। सिवाय ने एक बार फिर से आर्या के माथे को चूमा और बोला, अब जा रहा हूँ, फिर मिलने आऊंगा। इतना कहकर सिवाय कमरे से चला गया। सिवाय के जाते ही आर्या की उंगलियां हरकत करने लगी। उसकी उंगलियां थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आर्या तो बस सिवाय का इंतजार कर रही थी। वह सिवाय को सही सलामत देखना चाहती थी और उसने आज सिवाय को सही सलामत देख लिया था। वहीं सिवाय वरदान से इजाजत लेकर रघुवंशी मेंशन वापस आ गया। सिवाय अपने कमरे में गया और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। तभी सिवाय का फोन वाइब्रेट करने लगा। सिवाय ने फोन चेक किया तो उसमें किसी के मैसेज आ रहे थे। सिवाय ने मैसेज सीन करके दिव्यांश की तरफ देखा जो नाश्ता कर रहा था। सिवाय ने कहा, दिव्यांश, भाभी का पता चल गया। यह सुनते ही दिव्यांश के हाथ रुक गए। उसने एक बार सिवाय की तरफ देखा और सिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसका साफ मतलब था कि सिवाय सच बोल रहा है। दिव्यांश उठकर सिवाय की तरफ गया और बोला, तू सच कह रहा है? कहाँ पर है? सिवाय ने हंसकर कहा, साढ़ू साहब, इतनी जल्दी क्या है? शाम तक मैं तुम्हें फ्लाइट के टिकट दे दूंगा। दिव्यांश ने सिवाय के कंधों को पकड़कर हिलाते हुए कहा, सिवाय बता देना कहाँ है शौर्य? दृष्टि यार क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, बता देना। सिवाय ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, चाचू देख लो, इसे बीमार आदमी को परेशान कर रहा है। दिव्यांश ने कहा, चाचू आप भी देख लो, इससे कह दो ना, बता देगा। मैं जानता था इसे पता होगा, लेकिन यह मुझे बता नहीं रहा। चाचू प्लीज आप कहो ना, इससे कहाँ पर है दृष्टि? चाचू इससे कहो ना, मैं अभी जाकर उसे ले आऊंगा। दिव्यांश की बात सुनकर सिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिवाय ने कहा, अच्छा तुझे यह सब इतना आसान लगता है कि तू जाएगा, दृष्टि भाभी को मनाएगा और वह तेरे साथ खुशी खुशी मिलकर वापस आ जाएगी। भाई, पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़? पहले तो तूने क्या पापड़ बेले थे जो इस बार बेलने पड़ेंगे? दिव्यांश ने कहा, इसमें पापड़ बेलने वाली क्या बात है? मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा कि पूर्वी की किडनैपिंग हुई थी और पैंथर ने यह सब मजबूर होकर किया। और मेरी दृष्टि बहुत समझदार है, वह समझ जाएगी। या सुनते ही सिवाय हर्षवर्धन, विराज और पैंथर चारों ही जोर जोर से हंसने लगे। दिव्यांश ने चारों को देखकर कहा,
वह चारों मिलकर दिव्यांश की खिल्ली उड़ा रहे थे। दिव्यांश ने हाथ मिलाकर कहा, क्या प्रॉब्लम है? मैंने क्या गलत कहा? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, दुनिया की सबसे सुलझी हुई औरत मुझे हीर लगती है, लेकिन इतना तो मैं भी दावे से कह सकता हूँ कि अगर तेरी जगह मैं होता तो हीर मेरी बातों का कभी यकीन नहीं करती। तुझे यह सब इतना आसान लगता है कि तू उसे सच बताएगा और दृष्टि यह बात मान लेगी। दिव्यांश वह नहीं मानेगी। दिव्यांश कमर पर हाथ रखकर बोला, चाचू आप पहले सिवाय से बोलो, मुझे बताए दृष्टि कहाँ है, मैं अपने आप मना लूंगा, मुझे एडवाइज मत दो। सिवाय हंसता हुआ बोला, हाँ चाचू, इससे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इसे लगता है कि यह दृष्टि भाभी को ऐसे ही मना लेगा। सिवाय ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, शाम तक का वेट कर ले, मैं शाम को सीधा तुझे फ्लाइट की ही टिकट दे दूंगा। दिव्यांश के पास सिवाय की बात मानने के अलावा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने एक उंगली दिखाकर सिवाय से कहा, पक्का तो मुझे शाम को टिकट दे देगा? सिवाय ने कहा, हाँ पक्का, मैं आज शाम को ही तुझे फ्लाइट की टिकट दे दूंगा और फिर मैं भी देखता हूँ तू कितनी जल्दी मना कर लाता है। वहीं सांझ सबकी बात सुन रही थी और चुपचाप डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही थी। सौर की याद तो उसे भी आती थी, लेकिन वह किसी से कुछ कहती नहीं थी और ना ही उसके दिल की बात कोई घर में समझता था। आखिर सांझ रघुवंशी परिवार के लिए एक अनजान लड़की ही तो थी। रघुवंशी परिवार को सिर्फ पता था कि सांझ रिया की बहन है, लेकिन सांझ से कोई मिला नहीं था। रिया की शादी दिव्यांश से फिक्स हुई थी तब सांझ हॉस्टल में थी और सब ने सांझ की सिर्फ फोटो देखी थी, इसीलिए सांझ का चेहरा किसी को याद भी नहीं था। थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करने के बाद सिवाय ने कहा, अच्छा चाचू चलो ऑफिस चलते हैं। हर्षवर्धन ने कहा, अभी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो तो तुम यहीं रहो। सिवाय बोला, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, लेकिन ऑफिस तो मैं आप सबके साथ जाऊंगा, मेरा मन नहीं लगेगा, अकेले बोर हो जाऊंगा। इस पर विराज ने डाइनिंग टेबल पर खड़े होकर कहा, अकेले कहाँ हो आप? आपका दिमाग तो कुछ ना कुछ खुराफात सोचता ही रहता है। काफी बिजी पर्सनालिटी हो आप तो। आप या मत कहो कि आप अकेले रहेंगे और बोर हो जाएंगे। सिवाय ने एक एप्पल उठाया और विराज को मारकर कहा, तू चुप रह, तुझसे एडवाइस नहीं मांगी, जो काम कहा है उसे ढंग से कर। और फिर अपने चाचू को देख कर कहा, प्लीज चाचू। हर्षवर्धन ने पलकें झपकाई। थोड़ी देर बाद चारों मेंशन से बाहर आ गए। वहीं सिवाय अब तक बाहर नहीं आया था। पैंथर और दिव्यांश और विराज पहले ही जा चुके थे। हर्षवर्धन सिवाय का इंतजार कर रहा था। वहीं सिवाय तो सांझ के सामने खड़ा था। सांझ सिवाय को चोर नजरों से देख रही थी और डाइनिंग टेबल पर रखी हुई प्लेट समेट रही थी। सांझ किचन के काम में थोड़ा हाथ बटाने लगी थी। वहीं सिवाय सांझ को देखकर कुछ सोच रहा था और फिर बोला, सांझ तुम बोर हो जाओगी, तुम भी हमारी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? तुमने तो कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है। जब से शौर्य उसे रघुवंशी मेंशन छोड़ कर गया था, तब से सांझ का किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। वह तो 24 घंटे बस शौर्य को ही याद करती रहती थी, अपने दिल की बात किसी को भी बता भी नहीं सकती थी। सांझ का काम करने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन सिवाय को मना करने में उसे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, वाह मैं अभी नहीं करूंगी ऑफिस ज्वाइन। कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन हो तब बता देना, तब तक हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेना। मैं तो इसीलिए कह रहा था कि पूरा दिन घर में बोर हो जाती हो, कुछ काम करोगी तो ध्यान बैठ जाएगा। सिवाय बोला। सिवाय धीरे धीरे बाहर जाने लगा, जैसे वह जानता हो कि सांझ उसे रोकेगी और कुछ पूछेगी। वहीं सांझ कुछ पूछने की हिम्मत कर रही थी और फाइनली उसने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, सिवाय। सिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल किया और पलटकर बड़े मासूम तरीके से पूछा, हाँ सांझ तुम कुछ कह रही थी? सिवाय की बात सुनकर सांझ की दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। उसने सिवाय को रोक तो लिया, लेकिन वह सोच रही थी कि उससे बात कैसे करे। वह इसी उधेड़ बुन में थी। तभी सिवाय की आवाज उसके कानों में फिर पड़ी, हाँ सांझ तुम कुछ कह रही थी, तुमने मुझे आवाज दी। सांझ ने बातों को घुमा फिरा कर कहने की सोची और फिर बोली, मैं कह रही थी आप दिव्यांश जीजू को बता क्यों नहीं देते दृष्टि दी कहाँ है? सिवाय को जिस बात का शक था वह यकीन में बदल रहा था। सिवाय समझ रहा था कि सांझ सौर्य को पसंद करने लगी है, लेकिन उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं जिससे वह अपने दिल की बात बता सके। इसीलिए सिवाय ने सबके सामने दिव्यांश को नहीं बताया कि दृष्टि और शौर्य कहाँ है। सिवाय ने भी बातों को घुमाते हुए कहा, बस आज शाम को मैं उसे फ्लाइट की टिकट दे दूंगा, फिर वह जाकर अपनी शिकंजी को मना लेगा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे दिव्यांश जीजू इतने कमजोर भी नहीं है। सांझ ने तो बस हाँ में गर्दन हिला दी बेचारी, और बोल भी क्या सकती थी।
जानना तो वह भी चाहती थी कि आखिर शौर्य है कहाँ। वहीं सिवाय चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर बाहर आ गया। बाहर हर्षवर्धन सिवाय का इंतजार कर रहा था। हर्षवर्धन ने कहा, कहाँ था? सिवाय बोला, बस ऐसे ही किसी के दिल की बात समझने की कोशिश कर रहा था। हर्षवर्धन ने कहा, तो समझ ली उसके दिल की बात? सिवाय ने मुस्कुराकर कहा, चाचू मुझसे कुछ छुपा सकता है क्या? किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो अपनी फीलिंग मेरे सामने छुपा सके। अचानक ही हर्षवर्धन ने अपने हाथ बांधे और सिवाय की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अच्छा तो मुझे यह बता, हीर कहाँ है? कौन हीर? किसकी हीर? क्या कुछ पूछ रहे हो आप मुझसे? समझ नहीं आया। सिवाय ने बातों को पलटते हुए कहा। हर्षवर्धन बोला, पागल नहीं हूं मैं, इतना तो मैं भी जानता हूं कि तुम्हें पता है हीर कहाँ है। जब तुमने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए होंगे तो सबसे पहले हीर को ढूंढा होगा। सिवाय गाड़ी में बैठता हुआ बोला, लेट हो जाएगा, चलो। हर्षवर्धन ने माथे पर हाथ मार कर कहा, खुद तो चले गए, इन कमीनों को मेरे सर पर छोड़ गए या मेरे साथ भी हाइड एंड सीक खेलता है। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन भी गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हर्षवर्धन सिवाय की तरफ देख रहा था। वहीं सिवाय ने हर्षवर्धन को पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया और अपने फोन में बिजी हो गया। हर्षवर्धन ने एक बार फिर कहा, सिवाय मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कम से कम मेरी हालत पर तरस ही खा लो। मुझ पर ना सही पीहू पर तरस खा लो। एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब पीहू ने हीर को याद ना किया हो। सिवाय ने हंसकर कहा, अपने दिल के अरमानों की बंदूक पीहू के कंधे पर रखकर मत चलाइए। पीहू तो हमारी कितनी शरीफ है, बेचारी सबके साथ खेल लेती है। कल तो वह दिव्यांश के पास सोई थी और परसों रात मेरे पास सोई थी, कल रात विराज के पास, और हाँ, सांझ को तो मैं भूल ही गया, सांझ भी तो पीहू का कितने अच्छे से ध्यान रखती है, उसका होमवर्क कराती है, उसे स्कूल के लिए रेडी करती है, उसका लंच बॉक्स बनाती है। तो पीहू को तो मुझे नहीं लगता कि हीर की इतनी याद आती होगी जितनी आपको आती है। हर्षवर्धन गुस्से में सिवाय को देख रहा था। वहीं सिवाय ने फिर से हंसकर कहा, देखो चाचू, कल आप भी विराज के पास सो जाना, फिर एक दिन मेरे पास सो जाना। दिव्यांश, अरे नहीं, दिव्यांश तो आज रात ही दृष्टि भाभी के पास चला जाएगा। आप एक काम करना, मेरे पास सो जाना, शायद आपको चाची की कम याद आए। हर्षवर्धन तो सिवाय को देख रहा था और अंदर ही अंदर गुस्से में सुलग रहा था। हर्षवर्धन का मन कर रहा था कि वह अभी पंच बनाकर सिवाय के मुंह पर मार दे, लेकिन हर्षवर्धन भी मजबूर था। आखिर सिवाय को अभी भी थोड़ा बहुत सीने में दर्द होता था। हर्षवर्धन ने गुस्से में सिवाय को देखा और फिर विंडो की तरफ देखने लगा। वहीं सिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट तो और ज्यादा बड़ी हो गई। तभी सिवाय का फोन रिंग हुआ। सिवाय ने फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर से फोन रिंग हुआ। सिवाय ने फिर कट कर दिया। सिवाय का फिर फोन रिंग होने लगा। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, कम से कम जो फोन कर रहा है उससे तो बात कर ले, किसी और से तो तू ढंग से बात करता नहीं। अरे भड़क क्यों रहे हो चाचू, ऐसा क्या कह दिया? सिवाय ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा। हर्षवर्धन बुरी तरह चिढ़ चुका था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। ऐसा नहीं था कि सिवाय ने आज पहली बार हर्षवर्धन के साथ ऐसी शरारत की हो, वह तो बचपन से ही अपने चाचू की बैंड बजाता आया था। हर्षवर्धन फिर से विंडो की तरफ देखने लगा और तभी सिवाय का फोन फिर से रिंग हुआ। इस बार सिवाय ने ड्राइवर को देखकर कहा, गाड़ी साइड में लगाओ। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगा ली। वहीं हर्षवर्धन हैरानी से सिवाय को देख रहा था। सिवाय ने एक बार फिर अपने चाचू की तरफ आंख मारी और गाड़ी से उतर गया। सिवाय दूर जाकर फोन पर बात करने लगा। हर्षवर्धन हाथ बांधे सिवाय को ही देख रहा था। सिवाय किसी से हंस हंस कर बात कर रहा था। बीच बीच में हर्षवर्धन को देखता तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती। हर्षवर्धन मन ही मन सोच रहा था कि आखिर वह किससे बात कर रहा है। वहीं सिवाय किसी और से नहीं बल्कि हीर से बात कर रहा था और हर्षवर्धन के इम्प्रेशन हीर को बता रहा था। हीर हर्षवर्धन के बारे में सुनकर और जोर जोर से हंस रही थी। करीब 10 मिनट बात करने के बाद सिवाय ने फोन बंद किया और हर्षवर्धन के पास आकर बोला, चलो चाचू। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी और दोनों ही गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर बाद दोनों ही रघुवंशी इंडस्ट्रीज पहुंच गए। थोड़ी देर बाद रघुवंशी ब्रदर्स एक मीटिंग में बैठे हुए थे। सब उस मीटिंग को ध्यान से अटेंड कर रहे थे। वह मीटिंग करीब 2 घंटे चली। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो गई। स्टाफ के कुछ मेंबर कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए।
वहीं रघुवंशी बॉयज चेयर पर लीन हो गए, जैसे वह कितनी बड़ी जंग जीतकर आए हों। तभी राजवीर ने कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खोला। उसकी नज़र गेट पर गई और राजवीर ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लिटिल गर्ल को होश आ गया। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। सब हैरानी से राजवीर को देख रहे थे। वहीं शिवाय के मन में तो अजीब सी हलचल हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखें नम होने के लिए तैयार थी, लेकिन सिवाय अपने ही इमोशंस कंट्रोल करने में माहिर था। सिवाय को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छुई मुई ठीक हो गई। आखिर कल रात ही तो वह उससे मिलकर आया था। सबने एक साथ फिर पूछा, तुम सच कह रहे हो राजवीर? राजवीर ने फिर से मुस्कुराकर कहा, हाँ। में सिर हिला दिया। सब अपनी जगह से खड़े हो गए और फिर एक साथ केबिन से बाहर निकले, जैसे मजदूरों की छुट्टी हो गई हो। किसी ने भी वक्त नहीं गंवाया और तेज कदमों से सब रघुवंशी इंडस्ट्रीज से बाहर आ गए। सब जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। करीब 1 घंटे बाद रघुवंशी इंडस्ट्रीज की 4 गाड़ियां एक के बाद एक बड़े हॉस्पिटल के बाहर रुकी। वरदान और वंश का आर्या को लेकर अस्पताल आए थे, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया था कि वह अस्पताल जाकर आर्या का चेकअप करा लें। बेशक उसे होश आ गया हो, लेकिन अभी आर्या के बहुत सारे चेकअप कराने जरूरी थे। वहीं गाड़ी में से सिवाय जल्दी से बाहर आया और तेज कदमों से हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। वहीं पूरी रघुवंशी फैमिली उसके पीछे पीछे चल रही थी और तभी दिव्यांश को शरारत सूझ गई और वह सिवाय के आगे आगे चलने लगा। जिस वजह से सिवाय को रास्ता नहीं मिल रहा था, या कह सकते हैं दिव्यांश जानबूझकर सिवाय को रास्ता दे नहीं रहा था। सिवाय भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं था जो दिव्यांश की हरकतों को समझ ना पाए। इसलिए उसने चाचू को देखकर कहा, चाचू इसे समझा लो वरना बताऊंगा नहीं। दृष्टि भाभी कहाँ है? यह सुनते ही दिव्यांश ने पीछे पलट कर सिवाय के सीने पर हल्का सा हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, यह क्या बात हुई कि तू बात बात पर दृष्टि की धमकी देता है? लेकिन सिवाय ने दिव्यांश की बात पर रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसे हल्का सा धक्का देकर एक साइड हटा दिया और तेज कदमों से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में होता हुआ आर्या के कमरे तक चला गया। सिवाय सीधा वरदान के पास गया। वरदान और वंशिका दोनों ही आर्या के कमरे के बाहर खड़े हुए थे। अंदर आर्या का चेकअप चल रहा था। सिवाय ने वरदान की ओर देखकर कहा, कैसी है मेरी छुई मुई? वरदान ने कहा, ठीक है। सुबह ही होश आया था, मैंने डॉक्टर को बुलाया तो उसने चेकअप करके कहा कि आर्या अपने सेंस में है, लेकिन इसका चेकअप करा लेना चाहिए। इसलिए मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आ गया और तभी मैंने राजवीर को कॉल करके सब कुछ बता दिया। पूरी रघुवंशी फैमिली कॉरिडोर में ही इंतजार करती रही। वहीं हर्षवर्धन जाकर वरदान से बातें करने लगा। करीब 1 घंटे तक सब कॉरिडोर में इधर उधर चक्कर लगाते रहे। सिवाय का तो एक एक मिनट कटना बहुत भारी हो रहा था। वह तो बस एक बार अपने छुई मुई को देखना चाहता था, लेकिन जब तक चेकअप नहीं हो जाता डॉक्टर ने किसी को भी आर्या से मिलने की परमिशन नहीं दी थी। थोड़ी देर बाद आर्या के कमरे का गेट खुला और सिवाय के दिल की धड़कनें तेज हो गई। डॉक्टर ने वरदान से जाकर कहा, आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं। वंशिका की आंखों में आंसू थे जो बह गए, लेकिन इस बार वह खुशी के आंसू थे। वरदान और वंशिका धीरे कदमों से आर्या के कमरे में आए और धीरे धीरे पूरी रघुवंशी फैमिली आर्या के कमरे में चली गई। लेकिन सिवाय उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। वह तो अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने के लिए कॉरिडोर में ही खड़ा हुआ था। कुछ देर अपने आप को कंट्रोल करने के बाद सिवाय ने एक मुस्कुराहट के साथ दिल पर हाथ रखकर कहा, आई लव यू छुई मुई। वहीं दूसरी तरफ आर्या बेड शीट लगाकर बैठी हुई थी। आर्या काफी कमजोर हो गई थी, उसे बैठने के लिए भी सहारे की जरूरत थी। नर्स ने अच्छे से पिलो लगाकर उसे बैठाया था। छुई मुई ने वरदान और वंशिका को देखा और फिर हैरान होकर डॉक्टर को और धीरे से बोली, डॉक्टर यह कौन है? यह सुनते ही वरदान और वंशिका हैरान हो गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वहीं पूरी रघुवंशी फैमिली भी यह बात सुनकर हैरान थी। डॉक्टर ने आर्या को देखकर कहा, यह तुम्हारे माँ पापा हैं, क्या तुम्हें याद नहीं? आर्या ने धीरे से ना में गर्दन हिला दी। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, शायद तुम एक लंबे समय तक कोमा में रही हो जिस वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। या तुम्हारे पापा और या तुम्हारी माँ है। वरदान और वंशिका ने आर्या को देखकर हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहते हो, हाँ बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं। आर्या ने हल्का सा मुस्कुराकर अपनी बाहें फैला दी और वंशिका जल्दी से आकर आर्या के गले लग गई। वंशिका के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन इस बार वह आंसू खुशी के थे।
वहीं शिवाय ने खुद को संभाला और कमरे के अंदर आया। वह कुछ सेकंड तक आर्या को ही देखता रहा। शिवाय धीरे कदमों से आर्या के करीब जाने लगा। तभी दिव्यांश ने पीछे से कहा शिवाय, लेकिन शिवाय ने दिव्यांश का पुकारना इग्नोर कर दिया। दिव्यांश ने एक बार फिर शिवाय को रोकते हुए कहा शिवाय, मेरी बात तो सुनो। लेकिन शिवाय ने अपनी जेब में से एरोप्लेन की टिकट निकाली और दिव्यांश के हाथ में रखकर कहा, ले दिव्यांश, आज रात ही निकल जा, यह टिकट आज रात की ही है और अपने साथ सांझ को भी ले जाना। दिव्यांश ने टिकट तो पकड़ ली और वह खुश भी हो गया, लेकिन उसने एक बार फिर शिवाय का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला शिवाय, छुई मुई अपनी यादाश्त भूल गई है। यह सुनते ही शिवाय को झटका सा लग गया। शिवाय ने पलटकर हैरानी से आर्या को देखा, लेकिन आर्या ने शिवाय को नहीं देखा। वह तो बस वंशिका और वरदान से ही बातें कर रही थी। शिवाय कंटिन्यू आर्या को ही देखता रहा और तभी आर्या ने भी एक बार शिवाय को देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहां शिवाय की आंखों में उम्मीद थी, वहीं आर्या की आंखों में सिर्फ अजनबीपन था। आर्या ने अपनी नजरें शिवाय की नजरों के सामने से हटा ली और फिर से वंशिका से बातें करने लगी। वहीं शिवाय तो जहां खड़ा था वहीं सुन्न होकर खड़ा रहा। तभी हर्षवर्धन उसके पास आकर बोला, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस है, जल्दी वापस आ जाएगी। और तुम्हें पता है, आर्या की आवाज वापस आ गई है, टेंशन मत ले शिवाय, सब ठीक हो जाएगा। देख, तेरी आंखों के सामने ही आर्या बिल्कुल ठीक ठाक बैठी है, उसे थोड़ा वक्त दे, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर हम उसे पूरी रस्म के साथ रघुवंशी मेंशन ले आएंगे। तू समझ रहा है ना शिवाय? शिवाय ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने एक बार फिर शिवाय को संभालते हुए कहा, शिवाय परेशान मत हो, टेंशन मत ले। शिवाय ने हर्षवर्धन की ओर देखकर कहा, मुस्कुराकर कहा, चाचू टेंशन मैं नहीं लेता, टेंशन तो दिव्यांश लेता है। दिव्यांश हैरानी से शिवाय को देख रहा था। दिव्यांश कुछ समझ पाता उससे पहले ही शिवाय ने दिव्यांश के हाथों से एरोप्लेन की टिकट खींचते हुए कहा, अगर मेरी छुई मुई मुझे नहीं पहचानती तो यह भी दृष्टि को मेंशन लेकर नहीं आएगा। यह सुनते ही हर्षवर्धन ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। सिचुएशन जो भी थी, शिवाय उसे सीरियसली नहीं लेता था। यह बात हर्षवर्धन भूल कैसे गया। वहीं दिव्यांश हल्के गुस्से में बोला, चाचू उसे समझा लो वरना सच कहता हूँ यहीं मारूंगा, यहीं पड़ा रहेगा अपनी छुईमुई के साथ, अपनी हड्डियां तोड़वाकर अस्पताल में पड़ा रहेगा। चुपचाप मेरी टिकट वापस कर दो चाचू, देख लो वरना मैं वहीं। शिवाय एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ 2 कदम पीछे हटकर बोला, मैं तो नहीं देने वाला। वहीं दिव्यांश एक कदम आगे बढ़कर बोला, शिवाय बहुत हुआ, मुझे टिकट दे। लेकिन शिवाय मुस्कुराकर इधर उधर भागने लगा और दिव्यांश उसके पीछे पीछे भागने लगा। शिवाय कभी वरदान के पीछे जाता, कभी वंशिका के, कभी आर्या के, पूरे बेड के चक्कर लगा देता, कभी राजवीर के पीछे जाता और दिव्यांश भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। यह सब देखकर डॉक्टर भी बहुत हैरान थे। आखिर दोनों भाई रघुवंशी फैमिली के बेटे थे और एक मैच्योर पर्सनालिटी थे, लेकिन बच्चों की तरह लड़ रहे थे। वहां 2 डॉक्टर थे जो काफी सीनियर थे। उन्होंने दिव्यांश और शिवाय को देखकर हैरानी से हर्षवर्धन की ओर देखा, जैसे पूछना चाहता हो इन दोनों को भी कोई मानसिक बीमारी है। हर्षवर्धन ने हल्का सा मुस्कुराकर अपने माथे पर हथेली मार ली और फिर धीरे से बोला, नहीं बीमारी तो नहीं है। एक डॉक्टर ने धीरे से पूछा, मिस्टर रघुवंशी, या आपके बच्चे हैं? हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, या कुत्ते मेरे ही बच्चे हैं। शिवाय अभी पूरे कमरे में भाग रहा था और दिव्यांश उसके पीछे पीछे भाग रहा था। यह नजारा देखकर आर्या को भी हंसी आ गई और उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी बड़ी हो गई। वहीं राजवीर और विराज का तो हंस हंसकर बुरा हाल था और पैंथर वा तो बेचारा हंस हंसकर जमीन पर ही बैठ गया। वहीं दिव्यांश शिवाय के पीछे भागता हुआ बोला, चाचू उसे कह दो टिकट वापस दे दे वरना सच कहता हूँ हड्डियां तोड़ दूंगा इसकी। चाचू इसने प्रॉमिस किया था कि आज शाम को मुझे टिकट देगा। चाचू मैं 1 मिनट कैसे गुजार रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। वहीं शिवाय भी हंसता हुआ आगे आगे भाग रहा था और फाइनली शिवाय हर्षवर्धन के पीछे आ गया। वहीं हर्षवर्धन ने दांत पीस कर वरदान की ओर देख कर कहा, देख रहे हो रजावत साहब, कैसे जानवरों के बीच रहता हूं मैं। हर्षवर्धन जानता था कि शिवा से तो किसी बात की उम्मीद कर नहीं सकता, लेकिन दिव्यांश हुआ तो उनका आइडियल बेटा था।
हर्षवर्धन ने दिव्यांश को देखकर कहा, या तो पागल है, लेकिन तू तो मेरा समझदार बेटा है ना। कम से कम सिचुएशन को देख लिया करो, हर जगह बच्चों की तरह मत लड़ा करो। खुद तो चले गए और मेरे सिर पर इन टार्जन को छोड़ गए। हर्षवर्धन फिर पलटकर शिवाय से गुस्से में बोला, जाकर मर जाओ, कहीं मेरा जीना हराम किया हुआ है। हर जगह मेरी नाक कटा रखी है। अब तो वरदान से भी हंसी रुकी नहीं और वह हंसने लगा। तभी आर्या ने वरदान की कलाई पकड़कर उसे बच्चों की तरह हिलाते हुए पूछा, यह कौन है। वरदान कुछ बोलता उससे पहले ही दिव्यांश ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, आर्या, मैं दिव्यांश रघुवंशी, तुम्हारी बड़ी बहन दृष्टि का हस्बैंड। आर्या ने फिर शिवाय की तरफ उंगली की, जैसे पूछना चाहती हो और या शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही दिव्यांश ने कहा, यह हमारे घर का चौकीदार है। यह सुनते ही सब और जोर जोर से हंसने लगे और शिवाय का चेहरा उतर गया। वह गुस्से में दिव्यांश को देखकर बोला, अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा। दिव्यांश बोला, पहले कौन सा दे रहा था। शिवाय बोला, पहले तो दे भी देता, अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा। वहीं सब अब भी हंस रहे थे और आर्या भी मुस्कुरा रही थी। तभी डॉक्टर ने कहा, पेशेंट आज ही ठीक हुआ है और आप सबने उसे इतना डिस्टर्ब कर दिया। प्लीज आप सब बाहर जाइए, पेशेंट को रेस्ट करना है। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया। उसने एक हाथ से शिवाय का कॉलर पकड़ा और दूसरे हाथ से दिव्यांश की कलाई और उन्हें खींचता हुआ बाहर ले गया। तभी विराज आर्या के पास आया और बोला, मैं विराज, दिव्यांश भैया का छोटा भाई। ऐसे ही राजवीर ने भी आर्या को इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, मैं राजवीर, शिवाय दिव्यांश का जीजा। अब आर्या दोनों से मिलकर खुश हुई। वहीं आर्या विराज की पर्सनालिटी से थोड़ा सा इम्प्रेस भी हो रही थी। थोड़ी देर बाद ही विराज और राजवीर दोनों ही उसके कमरे से बाहर चले गए। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन अपने दोनों भतीजे को खींचता हुआ अस्पताल के पार्किंग में ले आया। हर्षवर्धन ने दोनों को डांटते हुए कहा, तुम दोनों बड़े हो जाओगे कि नहीं, हर जगह मेरी बेइज्जती कर रखी है। ऐसे लड़ते हो जैसे 3-4 साल के बच्चे हो। शर्म नहीं आती। तुम्हें कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। इतने बड़े बिजनेस टाइकून होने के बाद भी ऐसे लड़ते हो जैसे गली के बच्चे हर बात पर लड़ते हैं। दिव्यांश अपनी सफाई देता हुआ बोला, चाचू आप एक बात बताओ, अगर आर्या की याददाश्त चली गई तो इसमें मेरी क्या गलती है, या मुझे टिकट क्यों नहीं दे रहा है। अगर टिकट नहीं देना चाहता तो ना दे, मुझे बस यह बता दे मेरी छुईमुई है कहाँ। या सुनते ही सिवाय गुर्राया, अबे छुईमुई तेरी है, तेरी शिकंजी है। दिव्यांश खुद में ही दांत पीसता हुआ बोला, तेरी वजह से इतना दिमाग खराब हो गया कि जुबान पर भी छुईमुई आ गया। कहना तो शिकंजी ही चाहता था। दोनों फिर से बहस करने लगे। हर्षवर्धन ने कहा, बस करो तुम दोनों। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय की तरफ देखकर कहा, इसे टिकट दे। शिवाय बच्चों की तरह मुंह बनाकर हाथ बांधे खड़ा हो गया, जैसे वह कितना नाराज हो। हर्षवर्धन ने कहा, शिवाय मेरे सामने नौटंकी नहीं चलेगी। या मासूमियत जाकर अपनी चाची के सामने दिखाना, मेरे सामने नहीं। मैं जानता हूँ तू कितना मासूम है और मुझे यह भी पता चल गया कि जब तक तेरी आर्या ठीक नहीं होगी तो मुझे भी उससे नहीं मिलवा पाएगा। दिव्यांश हैरान होते हुए बोला, इसे पता है चाची कहाँ है। हर्षवर्धन ने कहा, यह त्रिकालदर्शी है, इसे सब कुछ पता होता है, बस यह हमें बताता नहीं। खैर छोड़ो, या मुझे कमजोर समझता है तो मैं भी इसे बता दूं, मैं कमजोर नहीं हूँ, अपनी हीर का इंतजार कर सकता हूँ, इसकी तरह नहीं कि दूसरों की लव स्टोरी में टांग अड़ा दूं। हर्षवर्धन की यह बात बहुत सीरियस होकर बोल रहा था। आखिर हर्षवर्धन भी तो पिछले 4 महीनों से हीर से दूर था। शिवाय यह बात जानता था कि हर्षवर्धन भी इस वक्त दर्द में है, लेकिन शिवाय अपने प्लान में कोई गड़बड़ नहीं चाहता था, इसलिए उसने हर्षवर्धन की बातों का जवाब नहीं दिया। हर्षवर्धन ने शिवाय के हाथ से वह टिकट लिया और दिव्यांश के हाथ में रखते हुए बोला, लो भर लो अपने प्यार की उड़ान, खाली हाथ वापस मत आना, घर की बहू को लेकर ही आना। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, दृष्टि आसानी से नहीं मानेगी, उसे मनाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन तुम रघुवंशी परिवार की बहू को वापस लेकर ही आना। टिकट मिलते ही दिव्यांश खुश हो गया। उसने टिकट खोलकर देखा तो वह टिकट अमेरिका की थी। दिव्यांश की आंखें खुल गई। दिव्यांश कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही शिवाय ने कहा, तूने दृष्टि की जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी वह डॉक्टर अमेरिका में ही है और दृष्टि का परसों ऑपरेशन होगा और उसके 2 या 3 दिन बाद उसकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी। मैं चाहता हूं कि दृष्टि जब आंखें खोले तो तुझे देखे। अब तू देर मत कर, चला जा। दिव्यांश की आंखों में बहुत सारे सवाल थे जो शिवाय ने समझ लिए थे। दिव्यांश बोला, लेकिन मैंने तो अपॉइंटमेंट आज से 3 महीने पहले ली थी। इस पर शिवाय ने कहा, लेकिन उस वक्त दृष्टि ऑपरेशन करने की हालत में नहीं थी।
इसीलिए मैंने और राजवीर ने मिलकर दोबारा से अपॉइंटमेंट ली और बहुत मुश्किलों से प्लानिंग करके शौर्य और दृष्टि को डॉक्टर के पास भेजा है। यह अब यहाँ खड़ा होकर मेरे जले पर नमक मत छिड़क, जितनी जल्दी हो सके चला जा और अपने साथ सांझ को भी ले जाना। इस पर दिव्यांश ने कहा, लेकिन सांझ को वहाँ क्यों लेकर जाऊं? सांझ का वहाँ क्या काम? शिवाय ने कहा, सांझ और शौर्य के बीच में भी थोड़ी बहुत तो दोस्ती है। अगर शौर्य को कोई बिजी रख सकता है तो वह सांझ है, वरना शौर्य तो तुझे दृष्टि को देखने भी नहीं देगा। मिलना तो दूर की बात है, इसीलिए कह रहा हूँ उसे भी साथ में ले जा। दिव्यांश ने खुश होकर शिवाय को गले लगा लिया और उस पर अपनी पकड़ मजबूत कसते हुए कहा, सच में शिवाय, आई लव यू टू। बहुत अच्छा भाई है। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि जल्दी से साली साहिबा ठीक हो जाए और वह भी रघुवंशी मेंशन आ जाए। फिर हम दोबारा से सब साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे और फिर मिलकर अपने दुश्मनों की बैंड बजाएंगे। शिवाय ने कहा, बस बस ज्यादा इमोशनल मत हो, चल घर चलते हैं, रघुवंशी मेंशन। दिव्यांश तैयार होकर हॉल में आ गया था। वहीं सांझ व किचन में डिनर की तैयारी करवा रही थी। दिव्यांश ने आवाज लगाकर सांझ को अपने पास बुलाया। थोड़ी ही देर में सांझ दिव्यांश के सामने जाकर खड़ी हो गई। वहीं हर्षवर्धन और शिवाय दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। दिव्यांश ने कहा, सांझ, शौर्य और दृष्टि अमेरिका में हैं। यह सुनते ही सांझ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने बड़ी सफाई से उस मुस्कुराहट को छुपा लिया। दिव्यांश ने आगे कहा, तुम भी मेरे साथ चलो, शिवाय ने तुम्हारी भी टिकट बुक करवा दी है। यह सुनते ही सांझ ने चोर नजरों से शिवाय को देखा। शिवाय मोबाइल में बिजी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वह जानता था सांझ उसे देख रही है। जाने अनजाने में शिवाय को सांझ के दिल की हालत भी पता चल गई थी। दिव्यांश सांझ के जवाब का इंतजार कर रहा था। वहीं सांझ शिवाय को डायरेक्ट बोलते हुए थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, इसलिए उसने ना करते हुए कहा, नहीं जीजू, भला मैं क्या करूंगी जाकर। इस पर दिव्यांश ने कहा, मैं वहां अकेला जा रहा हूं, तुम साथ में चलोगी तो मुझे कंपनी मिल जाएगी। अब ज्यादा सोचो मत, चलो जाकर जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, फिर हम निकलते हैं। सांझ के पास अपने कपड़े नहीं थे। उसे तो रूही ने अपने कुछ नए कपड़े दिए थे, जिसे वह पहन लेती थी। रघुवंशी मेंशन में इतनी टेंशन चल रही थी कि किसी ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि सांझ के पास उसका कोई सामान नहीं है। सांझ तो बस कभी रूही, कभी हीर, कभी आर्या का सामान इस्तेमाल कर लेती थी। सांझ कुछ बोलती उससे पहले ही शिवाय ने कहा, दिव्यांश, सांझ को ऐसे ही अपने साथ ले जाओ, कपड़े तो तुम वहां भी खरीद सकते हो। फिर उसने सांझ को देख कर कहा, सांझ जल्दी से रेडी होकर आओ। सांझ कुछ बोलती उससे पहले ही शिवाय ने उस पर दबाव बनाते हुए कहा, सांझ, इतना वक्त नहीं है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, 2 घंटे पहले भी पहुंचना होता है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। सांझ अपने कमरे की ओर चली गई। सांझ खुश थी कि वह शौर्य से मिलेगी, लेकिन उसकी खुशी सिर्फ शिवाय समझता था, कोई और नहीं। इसीलिए शिवाय ने उसकी भी टिकट बुक करवा दी थी। शिवाय था तो शौर्य का दोस्त ही, अपने दोस्त के लिए इतना तो वह कर ही सकता था। बस अब शिवाय को पता लगाना था कि सांझ वही लड़की है या नहीं जो शौर्य को कॉलेज में गुमनाम गिफ्ट भेजती थी। वहीं सांझ जब अपने कमरे में गई तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, जो पिछले 5 महीनों में पहली बार आई थी। हालांकि सांझ यह भी जानती थी कि शौर्य उसे पसंद करता है या नहीं, यह भी नहीं जानती थी कि शौर्य की जिंदगी में कोई और तो नहीं। फिर भी सांझ एक उम्मीद का दामन पकड़े हुए खुश थी। सांझ के प्यार में बहुत सब्र था और अब भी सांझ सब्र से काम ले रही थी। सांझ 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आ गई। सांझ एक वाइट पेप्लम टॉप और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें वह और दिन से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शिवाय ने एक नजर सांझ को देखा तो मन ही मन कहा, क्या बात है, शौर्य से मिलना है। यह बात जानकर तो सांझ 10 मिनट में ही तैयार हो गई, वरना तो लड़कियां 10 घंटे में भी तैयार नहीं होती। शिवाय ने फिर ऊपर से नीचे सांझ को देखा। सांझ फिजिकली आर्या जैसी लगती थी। शिवाय ने फिर मन ही मन कहा, इस छोटी सी लड़की को मैं भाभी कैसे बोलूंगा? नहीं यार, मैं इसे भाभी नहीं बोलूंगा, मैं इसे सांझ ही कहूंगा। कहाँ मैं लंबा चौड़ा, कहाँ यह चूहिया सी। खैर छोड़ो, जो भी है, बहुत अच्छी, बिल्कुल मेरी छुई मुई जैसी है। क्या होगा आगे जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।